हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मित्रों, जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लें। मित्रों, सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएंगे, सबसे पहले आपको ही प्राप्त होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस प्रकार से मित्रों, आपको जिस कक्षा की पाठ्यक्रम तैयार करें वो कक्षा विषय हो जाएगी आपकी भूगोल और समय हो जाएगा आपका 30 मिनट। तो इस प्रकार से आपको सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। मित्रों, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो मित्रों, हेडिंग लगा लीजिए जल प्रदूषण। तो इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो आ जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में से थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या बच्चा ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है, तो इसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो जैसे पहला शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप लिख लीजिए। द्वितीय है अवबोध। अवबोध के समक्ष आप लिख लीजिए अवबोध क्या है। इस प्रकार से आपको लिख लेना। ये लिखने के पश्चात में मित्रों, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका ज्ञान उपयोग। चौथा हो जाएगा कौशल और पांचवा हो जाएगा अभिरुचि। छठवा हो जाएगा अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको जो 6 के शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। ये 6 के शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा आपकी शिक्षण सहायक सामग्री या सहायक सामग्री आप लिख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य ये कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता कर रही है वो सारी सामग्री क्या कहलाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट पलक हो गया, श्यामपट्ट हो गया, संकेतक हो गया। तो ये सारी सामग्री किसके अंतर्गत आ जाएगी, आपकी शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा के इसमें लिखेंगे आप विद्यार्थी जल प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी। ये लिखने के पश्चात में मित्रों, आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात इसमें आप लिख लीजिए 2 कॉलम बनाए, छात्र अध्ययन क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न से तात्पर्य ये है कि इसके अंदर आप छात्र, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और जो ये प्रश्न है आप कम से कम बच्चों से 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपस में पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रश्न छात्र, अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इस बच्चे द्वारा इनके उत्तर दे दिए जाते हैं। जो आप प्रस्तावना प्रश्न का किसी भी पाठ्य योजना सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, जितने अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न या होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी सुशोभित या अच्छी बन के आएगी। कहने का मतलब है, जैसे पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो उसकी जड़ होती है, उसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये प्रस्तावना प्रश्न ही है, या पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये प्रस्तावना प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रस्तावना प्रश्न लिख लेने हैं। मित्रों, अंत के अंदर आपको जो प्रश्न एक प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जब समस्या का समाधान छात्र, अध्यापक द्वारा किया जाएगी तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपकी उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन लगा के लिखिए, बच्चों आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण, और इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने। शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है जल प्रदूषण का अर्थ। जल प्रदूषण का अर्थ शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। जो छात्र, अध्यापक का जो कथन है तो उसको लिखेंगे आप, प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल में यदि कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो वह जल पीने एवं आंतरिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इस जल को इसे जल प्रदूषण कहते हैं। प्रकृति प्रदूषण मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका छात्र, अध्यापक कथन। जो विद्यार्थी करें में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो श्यामपट्ट कार्य हो, उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण करने के लिए छात्र, अध्यापक कथन मैंने लिखा, इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु को इस ब्लैक चार्ट लगा के श्यामपट्ट कार्य के रूप में आप लिख लीजिए।
मित्रों इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाएगा आपके बहुत प्रश्न। तो बहुत प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और बहुत प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। जो बहुत प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उनके द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे ने का ध्यान उस पाठ में लगा रहे हैं। कहने का मतलब बच्चे का ध्यान इधर उधर भंग नहीं है, उस वजह से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों इसके पश्चात में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वो है जल प्रदूषण के कारण। तो ये जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु। इस द्वितीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, ध्यानपूर्वक इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद जो छात्र अध्यापक कथन है, तो छात्र अध्यापक कथन को लिखने हैं, शुद्ध जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है, उसमें प्रयुक्त कारण कल कारखाने एवं उद्योगों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों तथा रासायनिक पदार्थों को जल में डालने, घरेलू अपशिष्ट, कृषि कार्यों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों प्रयोग, जलाशयों में कपड़े धोने आदि से ही क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ये उसके क्या प्रदूषण के कारण है, मुख्य मुख्य कारण। इसके पश्चात जो छात्र अध्ययन क्रिया में आप ये लिख लेंगे और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, जो शाम पर कार्य उसको परिपूर्ण करने के लिए आप जो छात्र अध्यापक कथन में लिखा है, इस छात्र अध्यापक कथन के आप महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिए और उसके अंदर आप लिख लीजिए। इसके पश्चात आप लिख लीजिए बहुत प्रश्न। बहुत प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये बहुत प्रश्न लिख लेने हैं। ये बहुत प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगाने के बाद में ये जान लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है, जिसके बारे में, जिस विषय के ऊपर उन्होंने बच्चों को शिक्षण करवाया है, बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है या कितना सीखा है, इस बात की जानकारी या प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न उनके द्वारा किए जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो किसी भी प्रकार के बना सकते हैं, जैसे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न वो तैयार कर सकते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से आपको ये मूल्यांकन प्रश्न लिख लेने। ये मूल्यांकन प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपका गृह कार्य। तो बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए। बच्चों को ऐसा गृह कार्य देता है कि बच्चे घर पे जाकर उसको कर सके। कहने का मतलब जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को शिक्षण करवाए उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर अपने खाली समय उसका सदुपयोग आसानी से कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर समस्या आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर